Good morning students and my dear friends, today is 27th of June 2023 Tuesday. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट की पीडीएफ चाहिए तो आप इनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल, ट्विटर, रिसर्चगेट, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। रिकमेंडेड प्ले स्पीड है इस वीडियो की 1.25x। थॉट ऑफ द डे इज अपॉर्चुनिटीज डोंट हैपन, यू क्रिएट देम। और आज के मिंट पेपर की अप्रॉक्सीमेटली 6 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड की अप्रॉक्सीमेटली 13 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं। और आज के डिस्कशन में हम 11 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। TCS नेम्ड न्यू हेड ऑफ हायरिंग एमिड प्रॉब। रिसेंटली हमने न्यूज़ कवर करी थी जहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में एक करप्शन पॉपअप हुआ है जहां पर कुछ एग्जीक्यूटिव, कुछ सीनियर एग्जीक्यूटिव और मिडिल क्लास एग्जीक्यूटिव जॉब ऑफर करने के बदले ब्राइब मांग रहे हैं। उसी को लेकर के उसी पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन के चलते टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज या TCS ने कुछ नए हेड्स को हायर किया है। कुछ नए हेड्स का जो नाम है वो प्रपोज किया है टू सी द हायरिंग ऑफ टेम्परेरी वर्कर्स। तो जो टाटा में इंटरनल प्रोब चल रही, इंटरनल इन्वेस्टिगेशन चल रही जहां पर ब्राइब्स फॉर जॉब स्कैंडल आइडेंटिफाई किया गया था और अप्रॉक्सीमेटली 15 एग्जीक्यूटिव को सैक किया गया था इस पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन में। और 8 जो स्टाफिंग फर्म्स हैं उनको ब्लैकलिस्ट किया गया है। उसी कंटेक्स्ट में कुछ नए हेड्स को हायर किया गया है जो कि अब आगे आने वाले टाइम में टेम्परेरी वर्कर्स की हायरिंग को देखेंगे, उसको मैनेज करेंगे। और इसी लाइन में मिस्टर शिव कुमार विश्वनाथन, जिनकी एज अप्रॉक्सीमेटली 30 ईयर्स है, उनको नए हेड के रोल में प्रपोज किया है कंपनी ने। और इससे पहले इसी पर्टिकुलर RMG डिवीजन में, RMG मीन्स रिसोर्स मैनेजमेंट जो ग्रुप है उस डिवीजन से US, कनाडा और इंडिया, बैंगलोर, हैदराबाद से अप्रॉक्सीमेटली 15 जो एग्जीक्यूटिव्स थे उनको फायर किया गया था, उनको सैक किया गया था रिलेटेड टू दिस ब्राइब फॉर जॉब स्कैंडल। और अगर हम TCS की वर्कफोर्स या वर्कफोर्स स्ट्रेंथ की बात करें तो 31 मार्च 2023 तक TCS की ग्लोबल वर्कफोर्स है। और अगर इस इंटरनल क्लीनअप प्रोसेस की बात करें तो फिलहाल के लिए ऑडिटिंग फर्म RMG को अपॉइंट किया गया एज अ प्रोक्योरमेंट टीम। और इसके अलावा स्ट्रिंजेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस को भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है इन ऑर्डर टू हैव दिस क्लीनअप प्रोसेस। इस पर्टिकुलर स्कैम का इंपैक्ट क्या पड़ेगा TCS और सेक्टर पर? बेसिकली जो उन वेंडर्स को, जो 8 वेंडर्स हैं, रिक्रूटिंग कंपनीज हैं, जो कंसल्टेंसी फर्म्स हैं, वो अब TCS की जगह किसी और पर्टिकुलर राइवल्स के लिए रिक्रूटमेंट करेंगी। इसके अलावा जो अदर IT फर्म्स हैं वो भी अपनी अपनी स्टाफिंग प्रोसेस को, स्टाफिंग प्रैक्टिसेस को क्रॉस चेक कर रही इन ऑर्डर टू फाइंड आउट दीज टाइप्स ऑफ प्रैक्टिसेस if prevalent। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। सेंटर इवैल्यूएट्स एक्शन आफ्टर बायजूस ऑडिटर रिजाइन। अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हो न्यूज़ चैनल तो आपको बायजूस के केस के बारे में पता होगा, जहाँ पर बायजूस ने एक क्रेडिटर के अगेंस्ट US में केस कर रखा है। उसके बाद से बायजूस के जो एक इम्पॉर्टेंट ऑडिटर्स थे डेलॉयट, उसने रिज़ाइन कर दिया है। और इसी के बाद से कई जो लोन रीपेमेंट के जो इश्यूज़ हैं उसमें भी बायजूस डिफ़ॉल्ट हुआ है। तो इसको लेकर के अब जो कॉरपोरेट अफेयर मिनिस्ट्री है उसने अपना इन्वेस्टिगेशन, अपना इवैल्यूएशन जो है वो स्टार्ट कर दिया है। तो फिलहाल के लिए कॉरपोरेट अफेयर मिनिस्ट्री जो है वो नेचर ऑफ इन्फोर्समेंट एक्शन को एग्जामिन कर रही है इन ऑर्डर टू परस्यू डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन। अगर हम बात करें ऑप्शंस क्या हैं तो ऑप्शन रेंज फ्रॉम एन इंक्वायरी इन द फॉर्म ऑफ सीकिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कंपनी और इंस्पेक्शन ऑफ बुक ऑफ अकाउंट्स। लेकिन अगर सेकंड ऑप्शन कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री ऑप्ट करते हो तो दैट पर्टिकुलर ऑप्शन और द एक्शन में बी मोर फॉर्मल स्टेप, जहां पर जो फुल फ्लेज इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर सकती है कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री अगेंस्ट बायजूस इन ऑर्डर टू चेक द कंप्लायंसेस। तो 2 ऑप्शन है कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री के पास। फर्स्ट, या तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एक कुछ नोटिस या कुछ डायरेक्शंस इशू करके मांग ले, या फिर एक फुल फ्लेज इन्वेस्टिगेशन जो कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री वो लॉन्च करता है जहां पर उसके पूरा जो बुक ऑफ अकाउंट्स है उसको चेक किया जाए इन ऑर्डर टू चेक वेदर द बायजूस इज फॉलोइंग द ऑल कंप्लायंसेस रिलेटेड टू अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस और नॉट। हालांकि क्या इन्फोर्समेंट एक्शन लेगी कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री, दैट विल डिपेंड ऑन द ऑडिटर रिपोर्ट्स टू द गवर्नमेंट and the gravity of any lapses by the management. Although we decide तो नहीं हुआ, but these are the options that are available for center government और corporate affairs ministry। और अगर करंट स्टेटस की या स्टैट्यूट की बात करें तो अंडर सेक्शन 143 ऑफ कंपनीज एक्ट, इफ एनी स्टैट्यूटरी ऑडिटर क्विटिंग द ऑडिटिंग एंगेजमेंट, उस
स्टैट्यूटरी ऑडिटर को गवर्नमेंट को डिटेल रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है अगर कोई फ्रॉड कंपनी में हो रहा होता है। तो इसी पर्टिकुलर रिपोर्ट का, जो डेलॉयट की रिपोर्ट का गवर्नमेंट वेट कर रही है कि ये रिपोर्ट जब सबमिट होगी उसके बाद कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री डिसाइड करेगी कि बायजूस के अगेंस्ट कैसा इन्वेस्टिगेशन, कैसा इन्फोर्समेंट एक्शन लेना है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। एफपीआई सीक्स एग्जेम्पशन फ्रॉम स्ट्रिक्टर डिस्क्लोजर नॉर्म। लास्ट मंथ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ने कुछ डायरेक्शंस, कुछ गाइडलाइंस प्रपोज किए थे और उसमें जो एक कुछ ऐसे प्रपोजल भी थे, कुछ ऐसे रूल्स भी थे जो कि एफपीआईज के डिस्क्लोजर को लेकर के थे। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट रूल जिसको लेकर के ये जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं जो एग्जाम्पशन सीख कर रहे हैं, वो रूल क्या है। जो लास्ट मंथ जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने जो रूल्स प्रपोज किए थे उसके तहत ऐसा कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर्स जिसका 50% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट एक सिंगल कॉरपोरेट ग्रुप में है, तो दैट पर्टिकुलर एफपीआई विल बी ट्रीटेड एज अ हाई रिस्क एंड सच दैट फंड मस्ट सबमिट द ग्रैनुलर डेटा ऑन देयर एंड इन्वेस्टर। ग्रैनुलर डेटा मीन्स बहुत डिटेल डेटा, हु इज बेनिफिशियल ओनर और जितनी भी डेटा, कितना इन्वेस्टमेंट है, क्यों इसी पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट किया, तो सारा डेटा जो है वो, या सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज करनी पड़ेगी उस एफपीआई, उस फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर को, अगर उसका इन्वेस्टमेंट 50% से ज़्यादा है। किस में? अगर किसी भी एफपीआई, यानी अगर बात करें फॉरेन इन्वेस्टर्स है, अगर वो 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है इंडियन मार्केट में, से फॉर एग्जांपल 100 रुपये इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है और उस 100 रुपीज़ में से 50 रुपये किसी एक पर्टिकुलर कंपनी, एक पर्टिकुलर ग्रुप में ही इन्वेस्टेड हैं, 50 रुपये यानी 50%, तो इन दैट केस दैट पर्टिकुलर एफपीआई और फॉरेन इन्वेस्टर नीड्स टू डिस्क्लोज द ग्रैनुलर डेटा ऑन देयर एंड इन्वेस्टर्स। और इसी पर्टिकुलर रूल को लेकर के जो लॉबी ग्रुप है एफपीआई का, एशिया सिक्योरिटी इंडस्ट्री एंड फाइनेंशियल मार्केट एसोसिएशन, आसिफमा, इन दोनों ने ही रिटर्न में सेबी को लिख कर दिया है कि जो 50% का रूल है जो कि अभी रिसेंटली डिस्क्लोजर से रिलेटेड सेबी ने प्रपोज किया है, अगर ये रूल इम्प्लीमेंट हो जाता है तो इस रूल से जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, वो इम्पैक्ट करेंगे और वो इंडियन मार्केट में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और अगर इस लॉबी ग्रुप को देखें तो बेसिकली जो ये दो ग्रुप हैं, एशिया सिक्योरिटी इंडस्ट्री और फाइनेंशियल मार्केट एसोसिएशन, ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ऑफशोर इन्वेस्टर्स, जैसे कि जेपी मोर्गन, गोल्डमैन सैक्स, ब्लैक रॉक, इतने बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं इनका रिप्रेजेंटेशन इन्हीं लॉबीज के थ्रू होता है। तो इसी पर्टिकुलर लॉबी ने या एसोसिएशन ने सेबी को रिटर्न में रिक्वेस्ट दी है कि जो 50% का रूल है, जो थ्रेशोल्ड है, that should be applicable only if the threshold has been breached due to the incremental new buying by FPIs in a single corporate group। हालांकि इसको लेकर के अभी सेबी ने कोई भी अपना जो रिस्पॉन्स है वो नहीं दिया है, लेकिन फिलहाल के लिए जो FPI इन्वेस्टर्स हैं, जो उनके लॉबिंग ग्रुप हैं, वो इस 50% के थ्रेशोल्ड रूल को लेकर के एग्जम्पशन सीक कर रहे हैं। अब देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल। बिजनेस स्टैंडर्ड का पहला आर्टिकल जो कि पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है और इसके ही साथ हम पेज नंबर 4 पर दिया हुआ एक और आर्टिकल भी डिस्कस करेंगे, जिनका दोनों ही न्यूज़ का कंटेक्स्ट जो है वो सेम है। रोड मोनेटाइजेशन फॉर फाइनेंशियल ईयर 24 पेग्ड एट 45K करोड़। अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं न्यूज़ चैनल तो आपको पता होगा नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, इसको हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। आज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए व्हाट इज दिस नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, क्योंकि अगर इस न्यूज़ को समझना है तो आपको एनएमपी के बारे में पता होना ज़रूरी है। आप देख लेते हैं न्यूज़ क्या है। न्यूज़ ये है कि जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोग्राम है, जो मोनेटाइजेशन का मिशन है गवर्नमेंट का, उसमें जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है मोनेटाइजेशन में कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, जिसने अप्रॉक्सीमेटली 45K करोड़ का जो फंड है उसको रेज करने का प्लान रखा है फॉर फाइनेंशियल ईयर 24। अगर गवर्नमेंट का नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का इनिशिएटिव देखें तो उसमें कई सारी मिनिस्ट्रीज, जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स हैं वो आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड मिनिस्ट्रीज हैं वो इस पर्टिकुलर एनएमपी में कवर होती हैं। अगर हम लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर की बात करें तो रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री जो है वो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है इन टर्म्स ऑफ द मोनेटाइजेशन। और अगर उसके इस फाइनेंशियल ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर 24 के टारगेट्स की बात करें तो इस बार उसने 45,000 करोड़ के मोनेटाइजेशन का टारगेट रखा है एज पर द सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल। और अगर इसका ब्रेकअप देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 15,000 करोड़ जो हैं वो टोल ऑपरेट ट्रांसफर TOT से आएंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जिसको इन्वेट बोलते हैं, उससे अप्रॉक्सीमेटली 1500 करोड़ का टारगेट सेट किया गया है।
इसके अलावा जो अदर मोनेटाइजेशन है वो अदर असेट्स आएंगे, तो अप्रॉक्सीमेटली 44,000 से 45,000 करोड़ का टारगेट जो है वो रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने रखा है। हालांकि ये टारगेट भी जो बजट यूनियन बजट में जो प्रपोज किया गया था उससे लोअर है, लेकिन फिर भी दिस इज वन ऑफ द एम्बिशियस टारगेट। और ये नीति आयोग की जो मीटिंग थी उसमें ये टारगेट यूनानिमसली डिसाइड किया गया, ऐसा मिनिस्ट्री का कहना है। और इसको अचीव करने में मिनिस्ट्री ने अपने जो 100% कमिटमेंट की भी बात कही गई है। अगर फाइनेंशियल ईयर 23 की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 23 में इस दिस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने अप्रॉक्सीमेटली 17,000 करोड़ का मोनेटाइजेशन किया था, असेट मोनेटाइजेशन किया था। तो इस बार और ज़्यादा बहुत ज़्यादा एम्बिशियस टारगेट रखा गया है। हालांकि यूनियन बजट के कंपैरिजन में ये टारगेट अभी भी लोअर है, लेकिन इस टारगेट को अचीव करने के लिए 2 इन्वेट्स जो हैं, 2 ट्रांचेस में, 2 फेजेस में जो इन्वेट्स हैं वो मिनिस्ट्री लॉन्च कर सकती है। इसके अलावा रिटेल इन्वेस्टमेंट को भी प्रमोट करने के लिए नए इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो मिनिस्ट्री लॉन्च कर सकती है। अपार्ट फ्रॉम इट अगर हम प्रीवियस ट्रांचेस को देखें तो NHAI ने अप्रॉक्सीमेटली 1,500 करोड़ जो है वो बॉन्ड्स के थ्रू कलेक्ट भी किए हैं, रेज भी किए हैं, जिसमें से 25% जो है वो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व किया गया। तो इस बार जो मिनिस्ट्री है वो कई सारे नए इंस्ट्रूमेंट्स भी लॉन्च कर सकती है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इन ऑर्डर टू प्रमोट द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द रिटेल इन्वेस्टर। रिटेल इन्वेस्टर मीन्स जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और बिग टिकट इन्वेस्टर्स, इस बार जो मिनिस्ट्री है वो रिटेल इन्वेस्टर्स को भी टैप करने की कोशिश करेगी, जिससे कि जो 45,000 करोड़ का टारगेट रखा गया है ये ईजिली अचीव हो पाए। सो दिस इज NMP रोड मैप। 45,000 करोड़ का टारगेट, मोनेटाइजेशन का टारगेट रोड मिनिस्ट्री ने रखा है। 2 ट्रांचेस में इन्वेस्ट जो है वो प्लान किए जाएंगे, रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन इंक्रीज किया जाएगा। लास्ट ईयर 17,000 करोड़ का फंड रेज किया था, मोनेटाइजेशन किया था मिस मिनिस्ट्री ने। जो टारगेट जबकि 32,000 का था, अप्रॉक्सीमेटली 32,000 करोड़ का टारगेट रखा गया, तो उसके अगेंस्ट 17,000 करोड़ का ही जो टारगेट था वो मिनिस्ट्री अचीव कर पाई थी। और टोटल NMP का 27% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ये रोड और हाईवे मिनिस्ट्री। और ऐसा कहा जा रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली 1.6 ट्रिलियन तक का कंट्रीब्यूशन NMP में कर सकती है ये मिनिस्ट्री बाय फाइनेंशियल ईयर 25। अब इसी के साथ एक और न्यूज़ है जो कि हम देख लेते हैं। सेंटर क्लियर्स ₹56K करोड़ टू 16 स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने मंडे को अप्रॉक्सीमेटली 56,000 करोड़ अप्रूव किए हैं। किसके लिए अप्रूव किए हैं? 16 स्टेट्स के लिए। किस पर्पस के लिए? फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट अंडर स्पेशल असिस्टेंस फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2024 स्कीम। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट 24 फाइनेंशियल ईयर 24 स्कीम के तहत 16 स्टेट्स को 56,000 करोड़ का जो फंड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, जिससे स्टेट्स में कैपिटल स्पेंडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, लॉन्ग टर्म स्पेंडिंग जो है वो बूस्ट हो सके। और इसी पर्टिकुलर यूनियन बजट में ये जो कैपिटल असिस्टेंस स्कीम थी ये अनाउंस करी गई थी। और इसका सीधा जो पर्पस था वो यही था कि कैपिटल स्पेंडिंग को सपोर्ट करने के लिए स्टेट जो है अपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर को इंप्रूव करें, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करेगी। एंड दिस प्रोजेक्ट अप्रूव्ड आर अक्रॉस द वेरियस सेक्टर्स। ऐसा नहीं किसी पर्टिकुलर सेक्टर के लिए फोकस है। हेल्थ, एजुकेशन, इरिगेशन, वाटर सप्लाई, पावर, रोड, ब्रिजेस, रेलवे, इन किसी भी सेक्टर में कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए स्टेट्स जो हैं वो इस पर्टिकुलर फंड को रेज कर सकते हैं, फंड को सेंट्रल गवर्नमेंट से ले सकते हैं। तो अलग अलग जो स्कीम्स चल रही, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इन सब में भी इस पर्टिकुलर फंड को यूज़ किया जा सकता है। अगर एलोकेशन की देखें तो सबसे ज़्यादा जो एलोकेशन है वो बिहार को किया गया है। अप्रॉक्सीमेटली 9,640 करोड़ का जो एलोकेशन है वो केवल बिहार को किया गया। इसके बाद जो सेकेंड लार्जेस्ट एलोकेशन है वो मध्य प्रदेश को किया गया। अप्रॉक्सीमेटली 7,850 करोड़ का एलोकेशन मध्य प्रदेश को किया गया, फॉलोड बाई वेस्ट बंगाल, राजस्थान एंड उड़ीसा। तो यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट, किस किस स्टेट को कितना कितना एलोकेशन किया गया इन टर्म्स ऑफ द रुपी करोड़। इस स्कीम के तहत स्पेशल असिस्टेंस सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, जहाँ पर स्टेट्स को 50 ईयर तक यानी 50 सालों तक इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड किया जाएगा अप टू एन ओवरऑल सम ऑफ 1.3 ट्रिलियन ड्यूरिंग दिस फिस्कल ईयर फाइनेंशियल ईयर 24। तो कोलेट्रल फ्री, इंटरेस्ट फ्री लोन जो है स्टेट्स गवर्नमेंट को प्रोवाइड किया जाएगा। पर्पस कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर को बूस्ट करने के लिए। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। रेट कट्स expected only from early 2024 inflation की SNP stands for Standard and Poor।
तो ये ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है जिसने इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर के कुछ प्रोजेक्शन किए हैं और S&P के प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग जो पॉलिसी रेट कट है इंडिया में, अभी फिलहाल के लिए हम पॉज का स्टेटस देख रहे हैं जहां पर RBI जो है वो किसी भी तरह का ना पॉलिसी रेट कट कर रही है ना पॉलिसी रेट हाइक कर रही है। रीज़न बिहाइंड हम कई बार रीज़न इसका डिस्कस भी कर चुके हैं कि इन्फ्लेशन को वॉच किया जा रहा है कि इन्फ्लेशन किस तरीके से मूव करेगी, उसी के अकॉर्डिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो डिसीजन लेगी। हालांकि विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन का जो स्टांस है वो अभी भी कंटिन्यू है, लेकिन पॉलिसी रेट में हमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है। तो उसी को लेकर के स्टैंडर्ड एंड पुअर जो ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है उसने कुछ एंटिसिपेशन किया है और उसके अकॉर्डिंग इंडिया में जो पॉलिसी रेट है वो अर्ली 2024 में हमें कट या उसमें कुछ डिक्लाइन होता हुआ दिखेगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आगे आने वाले टाइम में फाइनेंशियल ईयर, हम बोल सकते हैं कैलेंडर ईयर, नॉट फाइनेंशियल ईयर, कैलेंडर ईयर 2024 के इनिशियल में यानी जनवरी, फरवरी और मार्च के ड्यूरेशन में कुछ रेट रिवीजन कर सकती है in order to have the retail inflation approximately 4%। तो ये S&P का प्रोजेक्शन, तो S&P के अकॉर्डिंग फिलहाल के लिए इस कैलेंडर ईयर में यानी 2023 में इंडिया में हमें पॉलिसी रेट कट देखने को नहीं मिलेगा। एंड एज पर S&P सॉफ्टर क्रूड ऑयल प्राइसेस टेम्परिंग ऑफ डिमांड विल ब्रिंग डाउन द फ्यूल एंड कोर इन्फ्लेशन। और अब ये जो इन्फ्लेशन में डाउन होना शुरू हुआ है ये अब आगे कंटिन्यूसली होता रहेगा और बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर जो है, बाय द एंड ऑफ दिस कैलेंडर ईयर इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल RBI की जो लिमिट है उसके अप्रॉक्सीमेटली उसके रेंज में आ जाएगी, हम बोल सकते हैं उसी के आसपास आ जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी इन्फ्लेशन और रेट हाइक की साइकिल देखें तो अपने पीक पर पहुंच चुकी है। एंड बिकॉज ऑफ दिस हमें अर्ली 2024 में कुछ रेट में, पॉलिसी रेट में या रेपो रेट में कट डाउन देखने को मिल सकता है। उससे पहले फिलहाल के लिए ऐसा कोई भी कट डाउन प्रोबेबली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनाउंस नहीं करेगी, ऐसा मानना है, ऐसा प्रोजेक्शन है स्टैंडर्ड एंड पुअर का। तो अपनी S&P ने इकोनॉमिक रिसर्च की रिपोर्ट पब्लिश करी है, इकोनॉमिक आउटलुक एशिया पैसिफिक Q3 2023 रिपोर्ट, जो कि मंडे को रिलीज हुई है और वहाँ पर उस पर्टिकुलर रिपोर्ट में इंडिया की पॉलिसी रेट को लेकर के प्रोजेक्शन की है। इसके अलावा अगर GDP की बात करें तो S&P ने इंडिया का जो GDP फोरकास्ट है उसको 6% पर ही रिटेन किया है और ये भी बोला है कि इंडिया विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अमंग द एशिया पैसिफिक रीजन। तो फिलहाल के लिए जो GDP फोरकास्ट था S&P का उसमें कोई चेंज नहीं किया, इस साल के लिए भी और नेक्स्ट ईयर के लिए भी कोई चेंज नहीं किया है। S&P का ये मानना है कि जो डोमेस्टिक डिमांड है वो रिजिलियंट है, जिसकी वजह से इंडिया जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहेगी एशिया पैसिफिक रीजन में। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 6 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। लोवेस्ट स्लैब ऑफ ₹1000 ड्रोव APY इनरोलमेंट इन फाइनेंशियल ईयर 23। तो यहाँ पर गवर्नमेंट की एक स्कीम की बात हो रही, कौन सी स्कीम? APY स्टैंड्स फॉर अटल पेंशन योजना। तो अटल पेंशन योजना में कितना इनरोलमेंट रहा, स्पेशली अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जिसको एक स्पेशली टारगेट किया गया है इस पर्टिकुलर स्कीम में, तो उसको लेकर के ये न्यूज़ है। देख लेते हैं न्यूज़ क्या है। इनरोलमेंट फॉर APY विच इज टारगेटेड एट अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर इन फाइनेंशियल ईयर 23 सॉ 24% ग्रोथ फॉर मिनिमम पेंशन ऑफ 1000। तो अगर हम इस स्कीम को थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करें तो जो अटल पेंशन योजना थी, गवर्नमेंट ने एक पेंशन स्कीम की तरह लॉन्च करी थी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम की तरह लॉन्च करी थी, स्पेशली अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए जहां पर किसी भी तरह के सोशल सिक्योरिटी लॉज जो हैं वो एप्लीकेबल जनरली नहीं होते हैं। तो सोशल सिक्योरिटी फंड जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो लेबर होते हैं उनके पास नहीं होता। तो ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम थी, वेलफेयर स्कीम थी जिसको गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो लेबर्स हैं, वर्कर्स हैं, उनके लिए। और इसमें कई सारे स्लैब थे, 1000 का स्लैब, 2000 का स्लैब, 3000 का स्लैब, 4000 का स्लैब, 5000 का स्लैब। तो कई सारे पेंशन स्लैब थे और इंडिविजुअल अपनी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग इन स्लैब्स को ऑप्ट कर सकता था और उसी के अकॉर्डिंग उसका डिडक्शन होता था। अगर उसे 1000 रुपये साल पेंशन चाहिए आफ्टर रिटायरमेंट तो वो उस तरह का उसका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। 2000 रुपये पर मंथ चाहिए, 3000 रुपये पर मंथ चाहिए, 4000, 5000, जितना भी उसे स्लैब के अकॉर्डिंग चाहिए उतना ही उसका डिडक्शन होता है, उसे सबमिशन करना पड़ेगा। तो उसी को लेकर के ये न्यूज़ है। तो जो मिनिमम पेंशन स्लैब यानी 1000 रुपये का, उसमें हमें इनरोलमेंट 24% इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। किस ईयर में? फाइनेंशियल ईयर 23 में। जबकि जो हायर पेंशन स्लैब है जैसे कि 2000, 3000, 4000, 5000,
उनमें जो इनरोलमेंट है वो डिक्लाइन हुआ है। अगर हम रिस्पेक्टिवली देखें तो 2000 वाले स्लैब में 5.3% का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, 3000 वाले स्लैब में 8.2% का स्लैब देखने को मिल रहा है, 4000 वाले में 10.6% का स्लैब देखने को मिल रहा है, 5000 वाले में 12.5% का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से जितने जो हायर स्लैब्स हैं उनमें इनरोलमेंट डिक्लाइन किया है, लेकिन जो 1000 वाला स्लैब है उसमें 24% तक इनरोलमेंट रेट इंक्रीज हुआ है इन फाइनेंशियल ईयर 24। किसने डेटा प्रोवाइड किया है? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA का ये डेटा है। और अगर हम ओवरऑल डेटा देखें तो शेयर ऑफ इनरोलमेंट अंडर दीज पेंशन स्लैब आउट ऑफ टोटल इनरोलमेंट इन फाइनेंशियल ईयर डिक्लाइन फॉर 61.4%। और फाइनेंशियल ईयर 16 में 2016 में जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी तो 61.4% था, जो कि डिक्लाइन होकर के 7.9% रह गया है फाइनेंशियल ईयर 23 में। और अगर एज ग्रुप की बात करिए तो 1000 का स्लैब जिन्होंने ऑप्ट किया है उनका एज अप्रॉक्सीमेटली 21 से 30 साल का है। और ये मानना है एनालिस्ट का कि 1000 का स्लैब जो है ये फ़िलहाल के लिए वर्कर्स की जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं उनको भी पूरा करने के लिए सफिशेंट नहीं है। क्योंकि अगर इंडिविजुअल्स को जो आफ्टर सर्टन ओल्ड एज अगर 60 ईयर्स से उन्हें अपने डे टू डे की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना तो उन्हें हायर स्लैब्स हायर स्लैब्स के लिए इनरोल करना चाहिए। हालांकि कॉन्ट्रेरी टू दिस इस लोअर स्लैब में तो इनरोलमेंट इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो हायर स्लैब्स हैं उनमें इनरोलमेंट डिक्लाइन हो रहा है। सो दीज आर द फ्यूचर बेनिफिट्स प्लान। शेयर ऑफ 1000 पेंशन, यानी जिन्होंने 1000 पर मंथ की पेंशन का स्लैब ऑप्ट किया है और जिन्होंने 2000 से 5000 का पेंशन स्लैब ऑप्ट किया है उनका कंपेरिजन है। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। ईयर वाइज ईयर जो ग्रोथ परसेंटेज है वो दिया हुआ है। न्यू इनरोलमेंट कितना हो रहा है? ब्लू बार इंडिकेट्स द शेयर ऑफ 1000, रेड बार इंडिकेट्स द हायर स्लैब्स। तो हम देख सकते हैं कि जो 1000 वाला वो सबसे ज़्यादा, जबकि 1000 इज not sufficient for the workers to fulfill their basic amenities. So let us see what decisions, what measures government will take to improve the enrollment in higher slabs. अब देख लेते हैं some short news articles from Business Standard. RBI to engage external managers for very small part of FX reserve. दास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्मॉल अमाउंट का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो एक्सटर्नल एसेट मैनेजर्स को मैनेज करने के लिए ऑफर दिया है। और इसी पर्टिकुलर ऑफर को लेकर के ये इंटरव्यू जहाँ पर मिस्टर दास ने बोला कि ये जो हमने ऑफर दिया भी है जो एक्सटर्नल एसेट मैनेजर्स को, वो पहली बात तो जो बहुत एक डेसिमल अमाउंट का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मैनेज करने का ऑफर दिया है। दूसरा, एक फिलहाल के लिए आरबीआई की स्ट्रैटेजी में कोई भी चेंज नहीं है। आरबीआई अभी भी इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज को आरबीआई ही मैनेज करेगा, लेकिन फिलहाल के लिए जो ऑफर दिया गया है एक्सटर्नल एसेट मैनेजर्स को, ये सिर्फ इसलिए दिया गया है जिससे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस गेन कर पाए फ्रॉम दीज एक्सटर्नल एसेट मैनेजर्स। तो एक इंटरव्यू में सेंट्रल बैंकिंग जर्नल के एक इंटरव्यू में मिस्टर दास ने आरबीआई के इस अप्रोच के बारे में बताया। आरबीआई कंटिन्यू टू मैनेज इट्स ओन रिजर्व। ऐसा कुछ नहीं है कि आरबीआई जो है वो रिजर्व को, स्पेशली फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को किसी एक्सटर्नल एजेंसी को मैनेज करने के लिए दे रही है। इट इज़ जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस, और इससे जो एक्सपीरियंस गेन होगा उस एक्सपीरियंस को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यूज़ करेगी फॉर बेटर मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया। इसके अलावा इन्फ्लेशन, क्रिप्टो करेंसी और अदर इश्यूज़ को लेकर भी कई सारा डिस्कशन किया गया है इंटरव्यू में। अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्टेड हैं तो उस पर्टिकुलर इंटरव्यू को आप डिटेल में देख सकते हैं। आप देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप। चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट हैव टू डिस्क्लोज टू अवेल द टैक्स बेनिफिट। पेज नंबर 4 पर न्यूज़ दी हुई है, जहां पर इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ ने डिस्क्लोजर नॉर्म को टाइट किया है। किसके अगेंस्ट टाइट किया है? जो जितने भी चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, स्पेशली जो एनजीओज हैं, जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो ट्रस्ट के फॉर्म में काम करते हैं, अब उनके लिए इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ जो हैं वो डिस्क्लोजर नॉर्म्स को टाइट करें। क्योंकि रिसेंट टाइम में देखने को मिला है कई सारे जो चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, जो एनजीओज हैं, ये डिफरेंट पीयर ग्रुप की तरह काम कर रहे हैं या रिलीजियस बॉडीज़ की तरह काम कर रहे हैं। तो इसको लेकर के इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ ने सीधे बोल दिया है कि अगर आपको टैक्स बेनिफिट्स चाहिए चैरिटेबल ट्रस्ट के, एनजीओज के, तो आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि आप चैरिटेबल ट्रस्ट हैं या आप रिलीजियस ट्रस्ट हैं या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हैं। और इसके लिए आपको अपनी जो नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ हैं उनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो अक्टूबर 1 से ये नया जो प्रपोजल है ये एप्लीकेबल है। और अगर अक्टूबर 1 के बाद जितने भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इफ दे आर डिमांडिंग फॉर द टैक्स एग्जेम्पशन, दे नीड टू डिस्क्लोज द नेचर ऑफ देयर एक्टिविटीज़। और अब इसके तहत जितने भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको मेंशन करना पड़ेगा कि उन्होंने जो एक्टिविटीज़ कैरी आउट करी हैं वो चैरिटेबल नेचर की हैं, रिलीजियस नेचर की हैं, दोनों ही नेचर उसमें शामिल हैं।
और ऐसा कहा जा रहा है कि इस पर्टिकुलर मूव से जो जेन्युइन ट्रस्ट हैं, जो पर्टिकुलरली सिर्फ चैरिटी के लिए काम करें, उनको आइडेंटिफाई किया जा सकेगा और उनको ही केवल टैक्स बेनिफिट दिया जाएगा। अगर किसी भी तरह का रिलीजियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करी जा रही हैं तो डेफिनेटली वो टैक्स बेनिफिट जो है वो उस पर्टिकुलर ट्रस्ट को, एनजीओ को एक्सटेंडेबल नहीं होगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। आरबीआई फाइनलाइजेस नॉर्म्स फॉर बैंक्स टू होल्ड कैपिटल फॉर ऑपरेशनल रिस्क। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फाइनली जो डायरेक्शंस हैं कमर्शियल बैंक्स के लिए वो फाइनलाइज कर लिए हैं। किस चीज़ के लिए डायरेक्शन फाइनलाइज कर लिए हैं? टू होल्ड सफिशिएंट रेगुलेटरी कैपिटल अगेंस्ट देयर एक्सपोजर अराइजिंग फ्रॉम द ऑपरेशनल रिस्क। हालांकि जो रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं उनको जो डायरेक्शंस हैं ये कम्युनिकेट कर दिए जा चुके हैं, लेकिन कब से ये एप्लीकेबल होंगे, हर जो रेगुलेटेड एंटिटी है उस पर किस तरीके से एप्लीकेबल होंगे, तो उनको सेपरेटली कम्युनिकेट किया जाएगा ये डायरेक्टिव्स। अब इस नए डायरेक्शंस के अगेंस्ट जितने भी जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो सफिशिएंट रेगुलेटरी कैपिटल होल्ड कर सकते हैं किसी भी तरह के ऑपरेशनल रिस्क के अगेंस्ट। ऑपरेशनल रिस्क जैसे इसमें कई सारे लॉसेस भी कवर होंगे जो कि इनएडिक्वेट और फेल्ड इंटरनल प्रोसेस के थ्रू होते हैं, पीपल कोई सिस्टम के थ्रू कोई अगर लॉसेस होते हैं, कोई एक्सटर्नल इवेंट्स के थ्रू और बैंक से कोई लॉस हो रहा है तो उसके अगेंस्ट उस लॉस को मेंटेन करने के लिए बैंक जो है वो सफिशिएंट रेगुलेटरी कैपिटल होल्ड कर सकते हैं। अब कितना कितना किसके किसके लिए एप्लीकेबल होगा, बैंक आरबीआई जो है वो सेपरेट जो है वो कम्युनिकेशन करेगा। एंटिटीज लाइक लोकल एरिया बैंक्स, पेमेंट बैंक, रीजनल रूरल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर नॉर्म्स ऑफ ऑपरेशनल रिस्क कैपिटल। लेकिन जो बड़े बड़े बैंक्स हैं उन सबको अभी ऑपरेशनल रिस्क को मैनेज करने के लिए कैपिटल, एडिक्वेट कैपिटल होल्ड करना पड़ेगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। एमिड टेपिड फंड यूटिलाइजेशन, गवर्नमेंट टू रिव्यू पीएलआई स्कीम टुडे। अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं न्यूज़ चैनल तो आपको पता होगा, हमने डिस्कस भी किया था कि गवर्नमेंट पीएलआई स्कीम को रिव्यू करने जा रही है। तो फाइनली आज ट्यूसडे को गवर्नमेंट जो है वो अपनी एम्बिशियस प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स को रिव्यू करेगी, जहां पर बेनिफिशरीज को जो भी इशूज चैलेंजेस फेस हो रहे हैं उनको टारगेट किया जाएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट का फोकस ये भी रहेगा कि ऐसे सेक्टर जहां पर प्रोग्रेस स्लो रही है, जहां पर पीएलआई स्कीम में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला, अप्रॉक्सीमेटली 6 ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर पीएलआई स्कीम सक्सेसफुल नहीं रही है, तो उन सेक्टर्स को कीनली गवर्नमेंट ऑब्जर्व करेगी, रिव्यू करेगी इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द पोर्टेबल सोल्यूशन। तो डिटेल डिस्कशन होगा पीएलआई इंप्लीमेंटेशन पर, इंडस्ट्री से फीडबैक लिया जाएगा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से फीडबैक लिया जाएगा, चैलेंजेस जो हैं उनको डिस्कस किया जाएगा, जो बेनिफिशियरी स्पेशली जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उनको डिस्कस किया जाएगा, फंड यूटिलाइजेशन को डिस्कस किया जाएगा और ऐसी स्कीम जहां पर ऐसे सेक्टर जहां पर स्कीम जो है वो सक्सेसफुल नहीं रही, जैसे कि स्टील, टेक्सटाइल, बैटरी, वाइट गुड्स, सोलर पीवी, ऑटोमोबाइल, इन सारे सेक्टर पर स्पेशली एम्फसाइज किया जाएगा कि कैसे पीएलआई स्कीम को सक्सेसफुल बनाया जाए। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हैव अ नाइस